सभी व्यूअर्स का वेलकम करता हूं वाईडी की लॉजिक वाली क्लास में। इस क्लास में मैं आपको लॉजिक सिखाता हूं, इंग्लिश को सीखने का। जिस चीज़ को आपने लॉजिक के साथ याद किया है उसको ज़िंदगी में रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस कुछ ऐसा ही हम इस इंग्लिश लैंग्वेज के साथ करने की कोशिश करते हैं इस क्लास में। फटाफट से शुरू करेंगे अपने इसी खास अंदाज में बैक फ्रॉम द ब्रिंक नाम के इस एडिटोरियल को। सभी से गुजारिश करूंगा, सेशन के अंदर बहुत सारे लर्निंग पॉइंट्स हैं। खास करके मैं हर मिनट को अपने आप जो है ना पर्सनली डिजाइन करता हूं आपके बेनिफिट के लिए। कोशिश करें एक हाथ में नोटबुक और पेन को रखने की, ताकि इन कॉन्सेप्ट्स को आप जो है नोट कर पाए। शुरू करें। कह रहे बैक आ गए हैं, हम वापिस आ गए हैं। कहां से? ब्रिंक से। अच्छा, ब्रिंक क्या होता है? ब्रिंक एक दूसरा वर्ड होता है, वर्ड्स, और इन दोनों का मतलब होता है किनारा। ब्रिंक मतलब वर्ड्स मतलब किनारा। कह रहे हम किनारे से वापिस आ गए हैं, बिल्कुल पहाड़ के किनारे पे पहुंच गए थे जहां पे आगे खाई थी। खाई से हम जो है पीछे हट करके वापस अपने सेफ पोजीशन में आ गए हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं इस ब्रिंक से जुड़े हुए कुछ इडियम्स, कुछ फ्रेजेस और कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स आपके साथ डिस्कस करता हूं। अगर आपने इस किनारे को सीख लिया है ना, तो उनको सीखना भी बहुत ईजी होगा आपके लिए। इडियम है या फ्रेज बोलते हैं ऑन द ब्रिंक ऑफ, इसको हिंदी बोलते हैं कगार पर। कगार पर है ना, ब्रिंक मतलब किनारा, कगार होती है ना, कगार। कह रहा ही वॉज ऑन द ब्रिंक ऑफ मैडनेस, वो पागलपन की कगार पे था, है ना। ही वॉज ऑन द ब्रिंक ऑफ मैडनेस। द कंपनी इज ऑन द ब्रिंक ऑफ बैंक्रप्सी, कंपनी दिवालियापन की कगार पे है। ब्रिंक से बना ये फिर इडियम जो है, इसलिए इसको आप जो है हमेशा याद रखें कनेक्ट करके ब्रिंक के साथ। अच्छा, एक और वर्ड बनता है इससे, बहुत खूबसूरत वर्ड है, ब्रिंक मैनशिप। मिस्टर ट्रम्प शुड शन अवे हिज ब्रिंक मैनशिप। इसका मतलब क्या होता है? आप एक ऐसे मैन हो, एक ऐसे आदमी हो जो हर चीज को कगार पे लाने की कोशिश करते हो। आपने छोटे से भी झगड़े को बहुत डेंजरस बना दिया। अब ऐसे आदमी हो, आपको मैं बोलूंगा ब्रिंक मैनशिप। तो ट्रम्प साहब को क्या करना चाहिए? हर चीज को जो ना डेंजर की कगार पे लाने वाला जो काम है ना, उसको नहीं करना चाहिए। ब्रिंक मैनशिप को शन अवे छोड़ करके सही सही तरीके से समझदारी भरे काम करने चाहिए। समझ गए ना ब्रिंक मैनशिप? जो आदमी उंगली लगाए आपको, किसी भी सिचुएशन को खराब से खराब बनाने की कोशिश करे, ब्रिंक मैनशिप का काम वो करता है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखेंगे टाइटल पैराग्राफ से क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है द मिसट्रस्ट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द एलएसी कैन बी ओवरकम विद बेटर कम्युनिकेशन। कह रहे जो मिसट्रस्ट है ना, ट्रस्ट मतलब भरोसा, मिस मतलब गलत भरोसा, मतलब आपका किसी के ऊपर डाउट। कह रहे जो डाउट है, जो भरोसे की कमी है, और कहां पे? बोथ साइड्स पे, दोनों तरफ। अच्छा, किसके? एलएसी के, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के। ये वो लाइन है जो इंडिया और चाइना को, बॉर्डर को अलग अलग करती है। कह रहा है जो भरोसे की कमी है ना, मिसट्रस्ट है, इस लाइन के, इस बॉर्डर के दोनों तरफ, इंडिया और चाइना में दोनों तरफ, कर कैन बी ओवरकम, इसको ओवरकम किया जा सकता है, इस पे पार पाई जा सकती है। और कैसे? विद बेटर कम्युनिकेशन, और अच्छी बेहतर कम्युनिकेशन के साथ। समझ गए सेंटेंस को? भरोसे की कमी को ऐसे दूर करेंगे हम दोनों साइड, हम करेंगे बेटर कम्युनिकेशन को, ताकि इस भरोसे को हम जो है ना मिसट्रस्ट को ओवरकम कर सकें। ओवरकम मतलब किसी चीज के ऊपर अपने जो है विजय पाते हैं, जो अपने जीत पाते हैं, ओवरकम करते हैं। सेंटेंस में देखने वाली चीज सिंपल सेंटेंस था। पहले वोकैबुलरी देख लेते हैं, फिर ग्रामर देख लेते हैं। वोकैबुलरी कहती है मिसट्रस्ट, मैंने आपको इस वर्ड को तोड़ के भी बताया। ट्रस्ट के साथ में हमने मिस लगा दिया, मतलब हो गया मिसट्रस्ट, किसी पे आपका यकीन ना हो, भरोसा ना हो। अच्छा, मिसट्रस्ट को मैं डिस्ट्रस्ट भी बोल सकता हूँ। ये मिस और डिस दोनों ही तो बताते हैं, है ना, किसी चीज का एंटोनिम बनाते हैं। मिस गिविंग भी यही होता है, किसी से गलत चीज जो आप एक्सपेक्ट कर बैठे हो, या किसी से आपने कोई गलत चीज जो है ना, उसने आपको कुछ और बोला और आपने कुछ और समझ लिया, गलत फहमी बोलते हैं इसको हिंदी में, मिस गिविंग। सस्पिशन भी हो सकता है, आपका शक। और ये दो वर्ड है बहुत खूबसूरत, स्केप्टिसिज्म और सेप्टिसिज्म, है ना। ये स्केप्टिसिज्म है जिसको हम यूज करते हैं, अब जो है ब्रिटिश है। स्केप्टिसिज्म है, ये दूसरी स्पेलिंग है सी वाली, जो अमेरिका में यूज होती है। तो आप इसको फॉलो करेंगे, क्योंकि अपने यहाँ ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो किया जाता है इंडिया के अंदर एग्जाम्स में। तो दोनों का मतलब एक ही है, किसी चीज के ऊपर आप वहम करते हो, आपका वहमीपना स्केप्टिसिज्म होता है आपका। चलो, इस वर्ड को समझ गए ना। अब आ जाओ, एक बहुत अच्छा है ना, बिगिनर से रिलेटेड एक मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, शायद आप में से कुछ लोग उसके बारे में मुझे बता सके, है ना। ये 5 सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं, आप मुझे इनमें एरर बता सकते हैं क्या? कोशिश करें, यहाँ पे आप रोके वीडियो को, 2 मिनट 3 मिनट लें, पांचों में से जिस जिसमें आपको एरर मिलती है, आप अपने दिमाग में मार्क करें, अपनी नोटबुक पे लिखें, जैसे करना करें, पर मुझे एरर बताएं, फिर मैं आपको बताता हूँ कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। चलो, रोक लेना वीडियो को, बाद में है ना आराम से चेक करना। अब मैं आपको बता रहा हूँ, सुनते जाओ। ये जो आप देख रहे हो ना, दे हैव केम फाइनली, ये बहुत बिगनर लेवल की प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? उनको सिर्फ ये पता है
प्ले होता है, प्लेड होता है, प्लेड होता है। वॉक होता है, वॉकड होता है, वॉकड होता है। मतलब किसी भी वर्ब के आगे वो ईडी लगा के सोचते हैं हमने इसकी पास्ट फॉर्म बना दी, है ना। जब जब उनके पास इरेगुलर वर्ब्स आती है ना, तब तब उनका दिमाग हो जाता है चक्कर। कैसे? अब देखो इस वर्ब को, कम, केम, कम। फर्स्ट फॉर्म क्या है? कम। थर्ड फॉर्म क्या है? कम। सेकंड फॉर्म है केम, है ना। इसी से बिकम, बिकेम, बिकम। इसी से ओवरकम, ओवरकेम, ओवरकम। समझ रहे हो? ये रन, रैन, रन, ये सब के सब क्या है? इरेगुलर वर्ब्स हैं। इनके ईडी वीडी नहीं लगता, ये अपने हिसाब से सेकंड और थर्ड फॉर्म को बनाती हैं। अब जिसको ये रेगुलर वर्ब्स नहीं पता ना, वो क्या सोचता है, दे हैव केम नहीं सर, दे हैव केम होना चाहिए ना, कम नहीं होना चाहिए। दे हैव केम फाइनली। बहुत बिगनर लेवल की प्रॉब्लम्स होती है बिगनर लोगों की, समझे इसको। कम नहीं आएगा यहाँ पे, केम नहीं आएगा, कम आएगा। थर्ड फॉर्म कम की कमी होती है, केम नहीं होती, केम सेकंड फॉर्म होती है। समझ रहे हो ना? चलो अगला देखो, शी हैड रैन अवे विद हर नेबर बिफोर द वेडिंग सेरेमनी स्टार्टेड। आधों को लगेगा ये रैन तो बिल्कुल सही है, रन की थर्ड फॉर्म तो रैन होती है। अरे भाई रन की थर्ड फॉर्म रन होती है, रन, रैन, रन। मेरे कमेंट में लिखा है एक व्यूअर ने, सर आपने रन कैसे लगा दिया, रैन आना चाहिए ना। अरे डिक्शनरी खोल लिया करो, ये चीजें कब सीखोगे आप? इरेगुलर वर्ब्स को आपको सीखना पड़ेगा। कम की थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सेकंड फॉर्म क्या होती है, रन की क्या होती है, देखें आप इसको। अब इसमें एक सरप्राइज है, आप आगे देखेंगे मेरे साथ। और अपने फटाफट आगे पहले बढ़ करके देखते हैं। ही कुड हैव बिकम अ रॉक स्टार इफ ही हैड परस्यूड अ करियर इन द म्यूजिक। कह रहा वो रॉक स्टार बन सकता था अगर उसने एक करियर को परस्यू किया होता है म्यूजिक के अंदर। कुड हैव के बाद क्या आनी चाहिए? थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या होती है? बिकम की, बिकम ही होती है, बिकम, बिकेम, बिकम। ठीक है ना। तो बिकम की थर्ड फॉर्म बिकम, ना कि बिकेम। इन द मिडल ऑफ द पार्टी अ फायर क्रैकर बर्स्टेड एंड इंजर्ड सम गेस्ट। पार्टी के बीच में एक फायर क्रैकर, एक पटाखा छूट पड़ा और सब इंजर्ड गेस्ट को कुछ जो है ना इंजर कर दिया। दिक्कत क्या होगी इसमें? बर्स्ट जो है ना, बर्स्ट ये वैसा ही है, कट जैसा, पुट जैसा, स्प्रेड जैसा, ब्रॉडकास्ट जैसा, कास्ट जैसा, कोस्ट जैसा, जिनकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म वही होती है। ये बर्स्ट के बारे में बहुत लोगों को नहीं पता होता है ना। बर्स्ट की बस्टेड आप बोलने में बोल सकते हो, आजकल जो है बोलने में आ भी रही है, पर रिटर्न इंग्लिश में बर्स्ट ही होती है, बर्स्ट, बर्स्ट, बर्स्ट। तो अब इसका लेसन क्या है अपने पूरी ग्रामर कॉन्सेप्ट का आज का? आपको इरेगुलर वर्ब्स को देखना है। अभी इंटरनेट में सर्च करें इरेगुलर वर्ब्स, एक बार उन वर्ब्स को सबको देख मारे, है ना। बार बार फिर आप उनको पढ़ेंगे, धीरे धीरे आपको दिमाग में क्लियर होती जाएंगी कौन सी वर्ब कैसे काम करती है। अब लास्ट में एक सरप्राइज है, सरप्राइज ये आपके लिए। देखो आपने देखा कम केम कम, बिकम बिकेम बिकम, ओवरकम ओवरकेम ओवरकम, लास्ट में कम आ रहा था ना। ये वेलकम इस तरह से नहीं चलती। वेलकम 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 नहीं होता, वेलकम का उल्टा उल्टा चलता है हिसाब। कैसे चलेगा? वेलकम्ड एंड थर्ड वाली भी वेलकम्ड। ठीक है ना। अब ये वेलकम पे ये मत लगा देना अपॉन रीचिंग द डेस्टिनेशन एवरीवन वेलकम अस, है ना। एवरीवन या वेलकम अस ऐसा भी कुछ मत लगा देना। इसका तो थर्ड फॉर्म वेलकम्ड ही होता है। याद करनी पड़ेगी, रीडिंग करोगे बार बार आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी ये, एक बार इनको याद करना है। बड़े आगे अपने फटाफट से। चलो एक समरी आपको दे देता हूं। समरी ये है कि अभी क्या हुआ, दोनों ने आपस में जो स्टैंड ऑफ चल रहा था उस पर बातचीत की। किसने? इंडिया और चाइना ने। उसके बाद थोड़ा सा सोल्यूशन भी निकल करके आया। अपना एडिटोरियल क्या कह रहा है, ब्रिंक से हम वापस आ गए हैं, झगड़े की कगार से, एकदम खाई से झगड़े वाली हम पीछे आ गए हैं, हमने मामला थोड़ा सा सुलझा लिया है। कह रहा फिर भी थोड़ा मिसट्रस्ट है दोनों तरफ, जिसको हमें बेटर कम्युनिकेशन से मिल बांट करके जो है ना सुलझाना पड़ेगा। अब इसमें इसने कुछ डिटेल्स दी हैं, चाइना की कहाँ कहाँ गलतियां हैं, क्यों चाइना जानबूझ करके इस तरह से लड़ाई कर रहा है, और इंडिया की भी कौन कौन सी गलतियां रही हैं इस पूरे बिल्डअप के दौरान। बस आज की इसकी यही समरी है। ऑप्टिमिस्टिक इसकी टोन है। क्या है टोन? ऑप्टिमिस्टिक, है ना। ब्रिंक से हम वापस आ गए हैं, इसको देखते ही मालूम चल जाना चाहिए कि हमने कुछ आगे अच्छा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी। एक ऑप्टिमिस्टिक का दूसरा एक सिनोनिम होता है जो कि कई बार टोन में आपके सामने आ जाता है, उसको क्या बोला जाता है? सैंग्विन। क्या बोला जाता है? सैंग्विन। इसका मतलब ये होता है ऑप्टिमिस्टिक हो आप, बहुत ज्यादा आशावादी हो। बस यही इसके आज के दोनों टोन्स है। चलो कोशिश करेंगे इस समरी को आप कमेंट सेक्शन में लिख करके डालें। लिखने से आपकी राइटिंग स्किल्स भी अच्छी होंगी, आपकी स्पेलिंग, पंक्चुएशन, आपके ग्रामर रूल्स का जो तो थोड़ा बहुत जो आप मेरे साथ सीखते हो ना, वो सबका सब रिवाइज होगा अगर आप लिखने की कोशिश करेंगे। डालो 5 सेंटेंसेस में कमेंट सेक्शन के अंदर। शुरू करें फटाफट से। चलो कह रहा है एन एग्रीमेंट रीच्ड बिटवीन इंडिया एंड चाइना ऑन June 6th फॉर अ पार्शियल डिसएंगेजमेंट ऑफ ट्रूप्स फ्रॉम सम ऑफ द पॉइंट्स ऑफ स्टैंड ऑफ along the line of actual control LAC is a step in the right direction। सेंटेंस लंबा है, खिचड़ी सी बनी हुई है,
पर इसका सब्जेक्ट वर्ब अगर पकड़ लिया तो सेंटेंस बहुत सिंपल है। सब्जेक्ट एग्रीमेंट, वर्ब इसकी इज। अब देखो कैसे बना हुआ है। कह रहा है एग्रीमेंट जो कि रीच हुआ, जिस पे हम जा पहुंचे, है ना। एडजेक्टिव है ये, V3 अचानक से आई हुई जो है एडजेक्टिव का काम करती है। कह रहा है वो एग्रीमेंट जिस पे हमने रीच किया, और किसने, इंडिया और चाइना के बीच में, इंडिया और चाइना ने। और कब, जून 6 को। कह रहा है किस चीज के लिए, पार्शियल डिसएंगेजमेंट के लिए, कुछ एक तौर पे, आंशिक तौर पे एक दूसरे से सुलझाने के लिए, है ना। और किसको, ट्रूप्स को, सैनिकों को। और कहां से, सम ऑफ द पॉइंट से, कुछ पॉइंट से। अच्छा किसके पॉइंट, स्टैंड ऑफ के पॉइंट, ऐसे पॉइंट जहां पे हम एक दूसरे को आंख दिखा रहे थे। अच्छा ये पॉइंट कहां पे है, अलोंग द हैं, साथ साथ हैं LAC के, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के। कह रहा है ये जो एग्रीमेंट है ना, जिसके बारे में मैंने सब कुछ बताया, ये जो एग्रीमेंट है इज अ स्टेप, ये स्टेप है इन द राइट डायरेक्शन, सही दिशा के अंदर। एक बार रिपीट कर दो सेंटेंस को। एग्रीमेंट जिस पे रीच हुए इंडिया और चाइना जून 6 को, आंशिक तौर पे, पार्शियली डिसएंगेजमेंट करने को, एक दूसरे से अलग होने को, और किसके, ट्रूप्स के, फौजियों के। अच्छा कहां से, कुछ एक पॉइंट से, स्टैंड ऑफ के, इस ऐसे युद्ध के, एक ऐसी लड़ाई के जिसमें हम एक दूसरे को स्टैंड ऑफ करके एक दूसरे को आंख दिखा रहे हैं, है ना, स्टैंड ऑफ कर। और कहां पे, अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के, इसके सारे सारे, इसके बिल्कुल बाजू बाजू के अंदर ये स्टैंड ऑफ चल रहा है। कह रहा है ये जो एग्रीमेंट है ना, सही डायरेक्शन में, सही स्टेप है, राइट स्टेप है, इन द राइट डायरेक्शन। समझ गए सेंटेंस को। आ जाए सेंटेंस की पहले वोकैबुलरी, ग्रामर पे। देखो ग्रामर तो कुछ भी नहीं है, सब्जेक्ट ये है वो भी है, वोकैबुलरी देख लो। रीच के बाद में कभी भी टू नहीं लगाना। रीच के बाद में प्रपोजिशंस आती हैं, पर टू नाम की प्रपोजिशन नहीं आती है ना। तो रीच टू दिल्ली नहीं होगा, रीच टू मुंबई नहीं होगा, रीच दिल्ली, रीच्ड मुंबई। शी रीच्ड बैंगलोर, समझ गए ना। टू बैंगलोर, टू दिल्ली, टू मुंबई, रीच के बाद नहीं लगाना। अब जो इसके बाद लगती हैं वो देख लेते हैं अपने, है ना, उनका मतलब क्या होता है। फ्रेजल वर्ब्स हैं सबकी सब। रीच फॉर मतलब किसी चीज को पाने की कोशिश करना, पहुंचना नहीं है उसके तक, उसको पाने की कोशिश करना है। शी इज ट्राइंग टू रीच फॉर द स्टार्स, वो इतनी कामयाबी छूना चाह रही है, सितारों तक पहुंचना चाह रही है ना। ट्राई टू रीच फॉर द स्टार्स, ऐसा अपने बोलते हैं, कामयाबी इतनी छुओ सितारों तक, रीच फॉर द स्टार्स। रीच आउट मतलब होता है किसी के पास जाना, सामने से जो ना अप्रोच करते हुए, रीच आउट करना, है ना। जैसे पॉलिटिशियन लोग वोटिंग के टाइम आपके घर आके करते हैं ना, उसको कहते हैं रीच आउट करना, आपके घर तक आकर के आपको अप्रोच करते हैं। अच्छा रीच इन क्या होता है, रीच इन का मतलब है किसी तरफ तक पहुंच पाना, किसी चीज तक पहुंचने की कोशिश करना। और कैसे, फिजिकली, जैसे आप अपना हाथ है किचन की शेल्फ के सबसे ऊपर वाले कोने में जो डिब्बा रखा है, बॉक्स रखा है, वहां तक आपका हाथ नहीं जा रहा, तो आप रीच इन करने की कोशिश कर रहे हो, वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है ना। रीच फॉर, रीच आउट, रीच इन। चलो आगे बढ़ते हैं। डिसएंगेजमेंट आपको मैंने बता दिया। स्टैंड ऑफ वर्ड खुद ही अपने आप को एक्सप्लेन करता है। स्टैंड हो, खड़े हो, ऑफ एक दूसरे से दूर। आप दो आदमी एक दूसरे को फेस टू फेस सिचुएशन में फेस कर रहे हो, एक दूसरे को आंखें दिखा रहे हो, ना तो आप लड़ाई कर रहे हो ना आप पीछे हट रहे हो, इसी को कहते हैं स्टैंड ऑफ। ना तुम्हें मैं इधर आने दूंगा ना मैं उस तरफ जाने दूंगा, बस यहीं खड़े रहो तुम, मैं जब लड़ाई करूं तब तुम मेरे साथ लड़ाई कर लेना। बस स्टैंड ऑफ है आज की डेट में, अपने एक दूसरे को आंख दिखाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। यही हो रहा है ना इंडिया चाइना के बीच। कह रहा है इट इज हाउएवर जस्ट फर्स्ट स्टेप। कह रहा है हालांकि ये सिर्फ फर्स्ट स्टेप है, राइट डायरेक्शन है, बिल्कुल ठीक है, पर ये है सिर्फ और सिर्फ पहला कदम। इट के बाद में कभी भी आर नहीं लगाएं। डमी सब्जेक्ट होने के बावजूद अपने इसके बाद में कभी आर नहीं लगाते हैं, जैसे कि हम दे के बाद में लगा देते हैं, सही सब्जेक्ट को देखते हुए, इज या आर में से एक को चूज करते हुए, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे बोथ साइड्स फेस व्हाट इज लाइकली टू बी ए लॉन्ग रोड अहेड टू रिस्टोर द स्टेटस क्वो एंटे prior to China's multiple incursions that began 1 month ago। कह रहा बोथ साइड जो है ना फेस करती हैं व्हाट इज लाइकली, एक ऐसी चीज को जो लाइकली है। और क्या लाइकली है, क्या संभावित है, एक लंबी रोड होना और आगे, है ना। एक लंबे रास्ते को फेस करती हैं, एक लंबी रोड को फेस करती हैं, बहुत आगे कुछ चलने वाला है उसको फेस करती हैं। अच्छा ये क्यों चलेगा, रिस्टोर करने के लिए, फिर से बहाल करने के लिए, किसको, स्टेटस को एंटे को। स्टेटस को एंटे को मैं आपको तरीके से समझाऊंगा, जिंदगी भर याद रहेगा आपको, अभी बढ़ जाओ आगे। रिस्टोर करने के लिए स्टेटस को एंटे को। अच्छा ये कौन सा था भाई, ये था चाइना के बहुत सारे मल्टीपल इनकर्जन से पहले वाला। मल्टीपल इनकर्जन मतलब बार बार के हमले, बार बार का उसका उल्लंघन। करे जो इनकर्जन बिगेन शुरू हुए 1 मंथ पहले, 1 महीना, 1 मंथ अगो। एक बार सेंटेंस रिपीट कर दूं। दोनों साइड्स फेस करती हैं एक ऐसी चीज को जो कि है लाइकली, एक लंबी रोड बहुत आगे है, और ये रोड है बहाल करने वाली स्टेटस को एंटे को। और ये वो स्टेटस को एंटे है जो प्रायर टू पहले था चाइना के मल्टीपल इनकर्जन्स के, चाइना के बार बार के हमलों के। और ये वो हमले हैं जो कि 1 महीना पहले, 1 मंथ अगो बिगिन हुए। समझ गए।
आवाजें सेंटेंस के अंदर देखने वाली चीजों पे। चलो पहले देखते हैं वोकैबुलरी। स्टेटस को एंटे, दो वर्ड्स हैं, एक स्टेटस को एंटे। दोनों वर्ड्स को मैं तोड़ के बता देता हूँ, जिंदगी भर याद रहेंगे। स्टेटस तो आप जानते हैं स्थिति, को मतलब प्रेजेंट, एंटे मतलब पास्ट। स्टेटस को का मतलब क्या है? प्रेजेंट, प्रेजेंट कंडीशन, प्रेजेंट कंडीशन। स्टेटस को का मतलब क्या है? हाल की कंडीशन। इसको इंटरनेशनल लैंग्वेज में लिखते हैं अपने इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए। उसका मतलब होता है हाल की पॉलिटिकल या ज्योग्राफिकल कंडीशन, है ना स्टेटस को। स्टेटस को एंटे का मतलब क्या होता है? इसमें एंटे का मतलब हो गया पास्ट, तो प्रेजेंट की कंडीशन नहीं, पास्ट कंडीशन, पास्ट कंडीशन, ठीक है ना। स्टेटस को एंटे मतलब पास्ट कंडीशन, स्टेटस को मतलब प्रेजेंट कंडीशन। बस ये एंटे रूट को समझोगे ना, दोनों वर्ड आपको समझ में आ जाएंगे। तो कह रहे हैं हम उसी स्टेटस को एंटे को पास्ट की कंडीशन को रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि चाइना के मल्टीपल इंकर्जन से पहले हुआ करती थी। जब से चाइना ने हमले किए ये सिचुएशन बदल चुकी है, ठीक है ना। अब समझ गए। अब देखते हैं इसके अंदर की ग्रामर को। आप सबसे पहले ये देखो रिलेटिव प्रोनाउन है वेट व्हाट, मैं इसको 2-3 बार करवा भी चुका हूं। आज आप कोशिश करेंगे, मैंने एक ही सेंटेंस को 3 तरीकों से लिखा हुआ है। आप मुझे बताएंगे दैट, विच और व्हाट, है ना, कैसे कहां पे आपको यूज करना है। मैं इनके नीचे आपको हाईलाइट कर देता हूं। आप बताएं सेंटेंस 1 में क्या यूज करेंगे, सेंटेंस 2 में क्या यूज करने वाले हैं, और सेंटेंस 3 के अंदर आप क्या यूज करने वाले हैं। फटाफट से कोशिश करें, फिर मैं बताता हूं। चलो, शी टोल्ड अस दैट वी डिडंट नो, उसने हमें बताया जो हमें नहीं पता था, है ना। अब देखो ये बताओ, उसने हमें जो बताया क्या इसमें लिखा हुआ है? शी टोल्ड अस द मोबाइल नंबर, शी टोल्ड अस द पासवर्ड, शी टोल्ड अस द ट्रूथ, शी टोल्ड अस द फैक्ट। क्या वो चीज जो उसने बताई है वो हमें दी हुई है? देखो वो चीज तो दी नहीं हुई, और दैट के लिए उसी चीज से हम डिनोट कर रहे हैं, है ना। जो चीज हमें नहीं पता थी वो उसने हमें बताई। अब वो चीज तो इसने टोल्ड वर्ब के बाद दी नहीं हुई। इस केस में ना विच आएगा ना दैट आएगा, आप सीधे सीधे क्या लगाएंगे? व्हाट लगाएंगे। शी टोल्ड अस व्हाट वी डिडंट नो, ठीक है ना। चलो, शी टोल्ड अस द फैक्ट्स व्हिच वी डिडंट नो। अब इस केस में टोल्ड के बाद बताया होगा क्या चीज उसने हमें बताई, फैक्ट्स बताए। अब यहाँ पे विच भी आ सकता है, दैट भी आ सकता है, हु आ सकता था। अगर यहाँ पे फैक्ट की जगह पे कोई इंसान होता तो इंसानों के लिए तो हु भी लगता है ना। तो यहाँ पे विच और दैट में से एक चीज आएगी, इंसान तो यहाँ पे हमारे पास है नहीं। अब देखो विच का क्या मतलब होगा? विच का मतलब होगा ये वो फैक्ट्स हैं जिसके बारे में सबको पता है कि हमें नहीं पता वो फैक्ट्स, समझ गए ना। विच लगाने का मतलब क्या होगा? इस क्लॉज को मैं यहाँ से हटा भी दूं ना तो भी सबको पता है उसने कौन से फैक्ट्स हमें बताए। और अगर यहाँ पे मैं दैट लगाता हूँ ना, इन केस में विच की जगह दैट लगाता हूँ, जस्ट अ मिनट, हाँ, विच की जगह मैं दैट लगाता हूँ ना, तो मैं कौन सा फैक्ट की बात कर रहा हूँ? हमारे को बहुत सारे फैक्ट्स पता है, हमें तो उसने वो वाले बताए जो हमें नहीं बताते, समझ गए ना। विच भी सही है, दैट भी सही है, दोनों का मीनिंग अपना अपना अलग अलग है। सवाल ये बनता है सर एग्जाम में क्या लगाऊं? अगर द फैक्ट देख रहे हो ना तो उसको स्पेसिफिक फैक्ट ही समझना, उसको विच से नहीं दैट से डिनोट करके आना। विच गलत नहीं है, पर दैट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। अगर आप इन दोनों में से कंपेयर करो तो बेटर दैट वाला है। अगला देख लो, शी टोल्ड अस द स्टोरीज ऑफ रामायण दैट वी डिडंट नो। अब इस सेंटेंस में विच का भी मतलब और दैट का भी मतलब है। स्टोरीज बताई है रामायण की, अगर तो उसने सारी की सारी स्टोरीज हमें रामायण की बताई है, सारी की सारी स्टोरीज, है ना। अगर सारी की सारी स्टोरीज बताई है ना तो मतलब क्या है? विच। क्योंकि सारी की सारी स्टोरी स्पेसिफिक चीज नहीं है कोई, दुनिया में सबको पता है रामायण के अंदर स्टोरियां होती हैं, है ना, सबको पता है वो रामायण की स्टोरियां। दैट लगा के कोई खास स्टोरी की हम बात नहीं कर रहे हैं। अगर उसने हमें वो स्टोरीज बताई, वो खास वाली स्टोरीज बताई जो हमें नहीं पता थी ना, तब आएगा यहाँ पे दैट। समझ गए मेरी बात को? अगर हम विच लगा दूं तो इसका मतलब क्या होगा? उसने पूरी रामायण की स्टोरीज हमें बताई। अगर मैं दैट लगा दूं तो इसका मतलब ये होगा उसने वो वाली बताई जो हमें नहीं पता थी। आपको लॉजिक सीखना है। अगर आपने लॉजिक को पकड़ लिया ना, बच्चों खेल हो जाएगा आपके लिए रिलेटिव प्रोनाउन। अब सर इस केस में सही क्या होगा? भाई दोनों ही सही हैं। अच्छा पेपर में आ गया तो क्या करना है? पेपर में क्यों आएगा ये बता मुझे पहले। तुम्हारे स्वाद लेने के लिए पेपर बनाता है क्या वो? एज ए क्वेश्चन होते हैं स्वाद लेने वाले, है ना। दैट भी लग जाए विच भी लग जाए, इसमें दोनों ही 100% सही है। ऐसा क्वेश्चन पेपर में आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। आता है तो आपको जनरली उसके मार्क्स बाद में मिल जाते हैं ना, सबको उसके बराबर मार्क्स मिल जाते हैं। बढ़े आगे। चलो, प्रायर के बाद, एंटीरियर के बाद, प्रोसीडियर के बाद, जूनियर के बाद, सीनियर के बाद कभी भी देन नहीं लगता, हमेशा क्या लगता है? प्रायर टू, है ना। हमेशा टू प्रपोजिशन लगाएं इन सब के सब एडजेक्टिव्स और नाउन्स के बाद। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा हूं जून 9th द इंडियन आर्मी रिसोर्सेज प्रेजेंटेड अ मेजर्ड अप्रेजल ऑफ व्हाट had been agreed to the corps commander level talks as well as of challenges that remain। जून 9 को कुछ हुआ, डे से पहले हमेशा ऑन प्रपोजिशन को यूज करें। तो 9 जून को क्या हुआ? कह रहे इंडियन आर्मी के सोर्सेज ने प्रेजेंट किया, हमारे आर्मी के बड़े अफसरों ने, जो भी हमारे पास सोर्सेज हैं उन्होंने प्रेजेंट किया एक 90 तुले मैसेट 90 तुले अप्रेजल को। अप्रेजल होता है जायजा,
किसी चीज का आप जो एग्जामिनेशन, इवैल्यूएशन, एस्टिमेशन करते हो उसको क्या कहा जाता है? अप्रेजल। तो इन्होंने एक लंबा चौड़ा सा जायजा हमारे सामने प्रस्तुत किया, देश के सामने प्रेजेंट किया। अच्छा, ये किस चीज का था? वो चीज का था जो कि एग्री टू हुई है, जिसको दोनों मान गए हैं, और कहां पे? इस कॉप्स कमांडर लेवल टॉक्स के अंदर, है ना, जिसको हमने अच्छे से, चाइना और इंडिया ने दोनों ने मान लिया है। कह रहा साथ ही साथ उन्होंने क्या क्या प्रेजेंट किया? कह रहा एज वेल एज उन चैलेंजेस को प्रेजेंट किया, जो चुनौतियों को प्रेजेंट किया, जो अभी भी बने हुए हैं। तो टॉक्स में क्या चीजें सुलझ गई हैं और क्या चीजें नहीं सुलझी हैं, ये चीजें उन्होंने इस अप्रेजल को हमारे सामने प्रेजेंट किया। समझ गए सेंटेंस को? इंडियन आर्मी सोर्सेज की सब्जेक्ट की वर्ब है प्रेजेंटेड। अच्छा, व्हाट की वर्ब है हैड बीन एग्रीड टू, और दैट की वर्ब है रिमेन, है ना, दैट रिलेटिव प्रोनाउन। आ जाओ, सेंटेंस के अंदर एक बहुत अच्छा कूल सा एक वर्ड है अप्रेजल। एक बार समझो इसको, इससे मिलने जुलने वाला एक और वर्ड है, ऐसा एक और वर्ड भी होता है अप्राइजल, है ना। अप्रेज और अप्राइज दोनों वर्ब्स हैं। क्या फर्क है इन दोनों में? एक में आ रहा है ए और दूसरे में ए नहीं आ रहा, है ना, इतना ही फर्क है। एक का मतलब होता है जायजा, दूसरे का मतलब होता है किसी को कोई चीज बताना इनफॉर्मली। अगर मैं आपको कोई चीज अप्रेज करूं ना, तो मैं उस चीज का जायजा ले रहा हूं, है ना। जैसे द बॉस अप्रेज्ड माय परफॉर्मेंस, बॉस ने मेरी परफॉर्मेंस को जायजा लिया, है ना, अप्रेज किया। अप्राइज का मतलब क्या है? बॉस अप्राइज्ड मी ऑफ ए सैलरी हाइक, बॉस ने मुझे वर्बली, मुंह जुबानी, एक सैलरी की हाइक के बारे में मुझे इन्फॉर्म किया। समझ गए ना? अप्रेज में जायजा, अप्राइज के अंदर किसी को कोई चीज इन्फॉर्म करना। तो अप्रेज वर्ड को हमेशा ध्यान रखिए, अप्रेज अप्राइज में कंफ्यूज्ड ना हो। आगे बढ़ते हैं। बोथ साइड्स आइडेंटिफाइड 5 location of conflict in the western sector in Ladakh. A separate ongoing standoff in Naku La in Sikkim was not on the agenda. दोनों साइड्स ने आइडेंटिफाई किया 5 लोकेशन को कॉन्फ्लिक्ट की पश्चिमी सेक्टर में लद्दाख के, है ना। दोनों साइड्स ने पहचाना झगड़े की 5 कंडीशंस, 5 लोकेशंस कौन सी हैं? लद्दाख के पश्चिमी वेस्टर्न सेक्टर के अंदर। अब देखो यहाँ पे हाइफन लगा के एक दूसरा क्लोज डाल रहा है, जिसका इससे कोई रिलेशन है पर वैसे इंडिपेंडेंट है। अब वो दूसरा क्लोज क्या है? कह रहा है एक सेपरेट ऑन गोइंग स्टैंड ऑफ, जो है ना, एक अलग से अभी हाल में चालू ऑन गोइंग जो स्टैंड ऑफ है, जो झगड़ा है, इस जगह पे नाकुला में, कहां पे? सिक्किम में। ये एजेंडा में नहीं था, ये हमारे मीटिंग की जो है ना प्लानिंग के अंदर नहीं था। समझ गए ना? तो बोथ साइड ने ये सारे काम कर दिए, और ये नाकुला पे अभी तक किसी ने कोई बात की नहीं है, जो कि एक ऑनगोइंग स्टैंड ऑफ है, एक ऐसा जो है ना सिक्किम के अंदर जगह है। अब इस सेंटेंस में समझो ये हाइफन क्यों लगा था। ये एजेंडा और ये वाला जो काम हुआ है, दोनों एक ही मीटिंग में होने थे, पर इसको इन्होंने नहीं उठाया, इसको इन्होंने उठा लिया। तो ऐसा हम कब करते हैं? इस हाइफन को लगा करके हम दोनों को क्लोज को मिक्स करके बता देते हैं कि दोनों रिलेटेड हैं, पर वैसे अलग अलग इंडिपेंडेंट क्लोज हैं, अपने सब्जेक्ट और अपनी वर्ब लेके अलग अलग से बैठे हैं। बढ़े हैं आगे। द 5 स्पॉट्स इंक्लूड पेट्रोलिंग पॉइंट्स 14, 15, 17, चुशूल एंड द नॉर्थ बैंक ऑफ पैगोंग लेक। 5 स्पॉट में ये शामिल है, 5 स्पॉट के अंदर जगहों में ये जगहें शामिल हैं, इंक्लूड करती हैं। एक तो पेट्रोलिंग पॉइंट, निगरानी के, घूमने के फिरने के पॉइंट 14, 15, 17 नंबर ये वाले, और नॉर्थ बैंक है, नॉर्थ जो है किनारा है पैगोंग लेक का। पेट्रोलिंग पॉइंट का मतलब क्या होगा? जहां पे आप पेट्रोल करते हो, जहां पे आप घूमते फिरते हो, जैसे रात में पुलिस घूमती है ना, वो पेट्रोलिंग करती है ना, निगरानी करती है शहर की। पेट्रोल पे एक बहुत अच्छा वर्ड है, दोनों आपस में एक दूसरे को कंफ्यूज होते हैं, पेट्रोल और पेट्रोल। ये वाला पेट्रोल, यही वाला पेट्रोल है जो मैंने अभी आपको बताया निगरानी करना, ये वाला पेट्रोल है जो आपकी बाइक में और आपकी एक्टिवा में डलता है। तो एक में ए आता है, एक में ई आता है। सही कॉन्टेक्स्ट में सही वर्ड को यूज करना, स्पेलिंग एरर के अंदर इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। बढ़े आगे। स्पॉट का मतलब होता है जगह। स्पोर्ट्स सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, तो भाई इंक्लूड यूज किया मैंने। स्पोर्ट्स अगर सिंगुलर होती, 5 की जगह सिंगल स्पॉट होती, तो यहां पे मैं इंक्लूड्स लगाता, है ना, पीछे इसके एक एस होता है इस वर्ब के पीछे। कह रहा है ब्रॉड प्लान हैज बीन अग्रीड टू होल्ड अ सीरीज ऑफ टॉक्स एट लोअर रैंक्स ऑफ कर्नल, ब्रिगेडियर एंड मेजर जनरल एट 4 ऑफ दीज पॉइंट्स इन कमिंग वीक टू टेक फॉरवर्ड द डिसंगेजमेंट प्रोसेस। कह रहे ब्रॉड प्लान है ना, अग्री टू हो गया, एक बहुत ही बड़ा सा प्लान है, उस पर हमने एक दूसरे से सहमति जता दी है, अग्री टू हो गए हैं। और किस काम के लिए? कह रहा है वो है होल्ड करने का एक सीरीज ऑफ टॉक्स को लोअर रैंक्स पे कर्नल की, ब्रिगेडियर की, मेजर जनरल की, 4 ऑफ इन पॉइंट्स पे आने वाले वीक के अंदर, कमिंग वीक के अंदर। और क्यों? ताकि ये टेक फॉरवर्ड कर दें, आगे ले जाएं हम डिसंगेजमेंट की प्रोसेस को, इस प्रोसेस को जिसमें ट्रूप्स को अलग अलग किया जाएगा, झगड़े को इनके सुलझाया जाएगा। इंगेज समझते हैं ना, जब दोनों इंगेज होंगे तो बस मारा पीटी कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। डिसंगेजमेंट का मतलब यही है
आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। तो 4 जगह इस तरह की जो है ना मीटिंग्स होने वाली हैं, उसके बाद से डिसएंगेजमेंट हो जाएगी, ब्रॉड प्लान है। अब इस सेंटेंस में देखने वाला एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, 2 मिनट अपने उस पर लगाएंगे। याद रहना चाहिए आपको हमेशा ना फिक्स प्रपोजिशन का। आप मुझे बताओ इन सारों के अंदर कौन से ये तीनों के तीनों सेंटेंस है, इसमें क्या एरर मैंने कर दी है, और फिर मैं आपको बताता हूँ कॉन्सेप्ट। सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से 60% आपको आना चाहिए, 60% लोगों को। इन तीनों में कौन सी एरर हमने कर दी है, सभी कोशिश करेंगे। करवा चुका हूं मैं, कई बार करवा चुका हूं ना। चलो देखो कॉन्सेप्ट ये कहता है, इसको बड़ा कर लेते हैं। अगर आपके पास कोई फिक्स प्रपोजिशन आ रहा है ना, तो वो इतना फिक्स्ड है कि उसको छेड़ नहीं सकते आप। छेड़ोगे तो काम हो जाएगा खराब। अग्री टू होना मतलब किस चीज से आप अग्री हो रहे हो, किस चीज पे आप सहमत हो रहे हो। अग्री टू डू समथिंग आप ऐसा लिख सकते हो, अग्री टू गो समवेयर लिख सकते हो, पर अग्री के बाद टू तो जरूर आएगा ही आएगा, है ना। किस चीज पे अग्री हो रहे हो ना, तब आप अग्री टू लिख करके बताते हो। वैसे ही अवॉइड बाय, किसी चीज से आप अवॉइड बाय होते हो तो किसी चीज को आप स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो। तो आप ऐसा नहीं लिख सकते ही डिसाइडेड टू अवॉइड। अरे भाई किससे अवॉइड, अवॉइड बाय द लॉ। तो अगर आपके पास अवॉइड लिखा हुआ है ना, तो उसके बाद बाय जरूर आएगा। अब आपकी दिक्कत है वो बाय को कैसे यूज करना है, बस उसी पे ये अपना कॉन्सेप्ट आज का बेस्ड है। वैसे ही अडर टू, इसका मतलब भी अवॉइड बाय होता है, दोनों सिनोनिम है एक दूसरे के। लिसन टू मतलब किसी चीज को सुनना, रिफर टू मतलब किसी चीज की तरफ रिफर करना। आई हैव नो सॉन्ग्स टू लिसन, मेरे पास कोई गाना नहीं है सुनने के लिए। मैंने नया फोन लिया, उसमें बोल रहा हूँ आई हैव नो सॉन्ग्स टू लिसन। अब क्या दिक्कत होगी इसमें, भाई लिसन के बाद तो टू आता है। अच्छा सर टू कैसे लगा दूं, इस टू का तो प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट ही नहीं मिलेगा। मत दो, कोई बात नहीं, इसका ऑब्जेक्ट पीछे आ गया सॉन्ग्स, है ना। इसको आपने प्रपोजिशन को बाद वाला ऑब्जेक्ट जो देना था, आप उसका ऑब्जेक्ट पीछे छोड़ाए हो। ये फिक्स प्रपोजिशन है, ये इसी तरीके से चलेगी। तो आई हैव नो सॉन्ग्स टू लिसन टू, है ना, टू लिसन टू। अगला देखो, दिस इज द रूल एवरीवन शुड अवॉइड, ये वो रूल है जिससे सबको अवॉइड करना है। अब देखो अवॉइड नहीं करना भाई, अवॉइड बाय करना है। भले इस बाय को कोई ऑब्जेक्ट ना मिल पाए, कोई बात नहीं, इसका ऑब्जेक्ट पीछे छूट गया है, रूल है ना, ये रूल इसका ऑब्जेक्ट है। पर इस फिक्स प्रपोजिशन को आपको नहीं भूल जाना, अवॉइड बाय होगा। दे गेव अस अ बुक टू रिफर, उन्होंने हमें एक बुक दी कि हम रिफर करें, उस बुक में से हम देखें अपना जो हमें देखना है, जो भी समझना है। तो दे गेव अस अ बुक टू रिफर टू, अगर टू लगाना है तो टू लगाना है, चाहे सेंटेंस खत्म हो रहा हो, टू लगा के सेंटेंस को खत्म कर दो। तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आप, बस वही यहाँ पे हुआ है। A broad plan has been agreed to, है ना, agreed to, देख रहे हो ना। चलो कह रहे there however appear to be serious differences on Pagong Lake which may require another round of higher level talks at corps commander level। कह रहा हालांकि फिर भी वहां अपीयर होते हैं क्या, सीरियस डिफरेंसेस, बहुत ही गंभीर जो है आपस के फासले, डिफरेंसेस मतलब फासले, किस पे, पैगोंग लेक नाम की जगह पे। कह रहा वो डिफरेंसेस हैं जो कि रिक्वायर कर सकते हैं एक और राउंड ऑफ हायर लेवल टॉक्स को कॉप्स कमांडर लेवल पे। एक और जो है ना हायर लेवल टॉक होगी कॉप्स कमांडर जो है लेवल के ऊपर। सेंटेंस समझ लो, इसमें आपसे मेरा एक सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, पहले सेंटेंस समझ लेना। बहुत ही सीरियस डिफरेंसेस फिर भी अपीयर होते हैं इस जगह पे, जिनको जरूरत हो सकती है अनदर राउंड ऑफ हायर लेवल टॉक्स की, ऊंचे दर्जे की बातचीत की कॉप्स कमांडर लेवल पे। मेरा सवाल आपसे ये है, ये देयर वेयर तो आप समझ ही गए ना, अपीयर क्यों लगा है, सीरियस डिफरेंसेस हमारा सब्जेक्ट है, अपीयर हमारी वर्ब है। देयर क्यों नहीं हमारी वर्ब, देयर क्यों नहीं हमारा सब्जेक्ट, क्योंकि देयर तो एक एडवर्ब होती है सर, ये कभी भी सब्जेक्ट बन ही नहीं सकता। ये शुरू में आ जाता है, बहुत जिद्दी है, पर शुरू में आने के बावजूद इसका जो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का, वर्ब के बाद में लिखा होता है। डिफरेंसेस प्लूरल है तो वर्ब हो गई प्लूरल अपीयर। अब मेरा आपसे सवाल ये है, यहां पे आपको कैसे पता लगा कि ये जो पैगोंग लॉक के लिए विच लगा है या सीरियस डिफरेंसेस के लिए विच लगा है। रिलेटिव प्रोनाउन तो पैगोंग लॉक के बाद पड़ा हुआ है, सीरियस डिफरेंसेस तो पीछे रह गए। फिर भी मैंने आपको बोल दिया भाई विच में रिक्वायर अनदर राउंड ऑफ हाई लेवल टॉक्स, है ना, जिसको जरूरत होगी हायर लेवल टॉक्स की। आपसे मेरा सवाल है, 10 सेकंड आप इस चीज को दें और मुझे बताएं पैगोंग लेक के लिए विच क्यों रिफर नहीं हुआ, मुझे कैसे पता लगा। चलो कॉमन सेंस से पता लगा मुझे। ऐसे सवालों के अंदर अगर आप कॉमन सेंस नहीं लगाओगे ना, तो आप हमेशा ही देखते रहोगे सर पैगोंग लेक भी तो हो सकता था, कैसे हो जाएगा। क्या पैगोंग लेक को हायर लेवल टॉक्स की जरूरत है या डिफरेंसेस को हायर लेवल टॉक्स की जरूरत है। तो जरूरी नहीं है रिलेटिव प्रोनाउन आपका उस एंटीसीडेंट के बिल्कुल बाद में पड़ा हो सकता है एंटीसीडेंट कहीं पीछे भी आ रहा हो,
ऐसा नहीं समझे, एंटीसीडेंट कहीं भी हो सकता है। रिलेटिव प्रोनाउन को आपको अपने रीडिंग के जो आपका स्किल्स है ना उसके हिसाब से पहचानना है। क्या पैगोंग लेक को टॉक्स की जरूरत है? नहीं भाई, सीरियस डिफरेंसेस को टॉक्स की जरूरत है, विच में रिक्वायर। बढ़े आगे, चलो। कह रहे चाइनीज ट्रूप्स हैव डग इन एट फिंगर फोर एरिया ऑन द लेक्स नॉर्दर्न बैंक एंड स्टिल रिमेन प्रेजेंट ऑन इंडिया साइड ऑफ एलएसी। चाइना के फौजियों ने डग इन कर लिया है। डिग इन करने के तीन मतलब होते हैं, टेंट को गाड़ देना, किसी चीज को काम को शुरू कर देना बड़े जोश के साथ, और किसी चीज को बहुत खाना, ईट समथिंग करना, मतलब इच्छा के साथ, बड़ी इच्छा से हो आप किसी चीज को खाते हो, डिग इन करते हो। तो कह रहा है चाइनीज ट्रूप्स ने टेंटों को गाड़ दिया है, डग इन कर दिया है फिंगर 4 एरिया में, लेक के नॉर्दर्न बैंक में, उत्तरी किनारे पे। और कह रहा है अभी भी ये चाइनीज ट्रूप रिमेन है, बनी हुई है, प्रेजेंट अभी भी मौजूद इंडिया की साइड में एलओसी के ऊपर। अब देखो ये कौन सी साइड है, विच रन एट फिंगर 8, ये वो साइड है एलएसी की जो कि रन करती है फिंगर 8 तक। तो फिंगर 4 से फिंगर 8 तक चाइना ने कब्जा कर रखा है, इंडिया की साइड के अंदर आकर के घुस बैठा है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द फिंगर्स 1 to 8 रनिंग फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट रिफर टू माउंटेन स्पर्स ऑन द नॉर्थ बैंक। कह रहा फिंगर 1 से 8 है ना, जो कि रन करती है वेस्ट टू ईस्ट, मतलब पश्चिमी से पूर्वी हिस्से तक। कह रहा ये रिफर करती हैं, रिफर टू करती हैं किसकी तरफ, माउंटेन स्पर्स की तरफ, पहाड़ी चोटियों की तरफ। और कहां पे, नॉर्थ बैंक पे, जो है उत्तरी किनारे पे। तो इनकी पोजीशन बता रहा है, कुछ देखने वाला नहीं है। ये फिंगर 1 to 8 इस तरह से यहां से लेकर के वहां तक जाती हैं। अब इसमें देखने वाला वर्ड है स्पर। मैं बहुत बार बताता हूं आपको, स्पर का मतलब होता है किसी को इंस्पायर करना, इंकरेज करना, बूस्ट करना, इंस्टिगेट करना। पर यहाँ पे माउंटेन स्पर जो है ना, इस माउंटेन की चोटी के बारे में बताया हुआ है। स्पर एज ए नाउन हमने यूज किया। स्पर का मतलब क्या होता है, पॉइंटेड पीक, है ना, पॉइंटेड पीक। इसी से हमने वो बनाई है, किसी को पॉइंटेड पीक से इंस्पायर करते हो ना जब आप भड़काते हो तो स्पर करते हो आप, ठीक है ना। तो वही वर्ब है, जैसे मर्जी आप इसको यूज करें। कह रहे बाय इरेक्टिंग टेंट्स चाइना हैज यूनिलेटरली चेंज द स्टेटस को। इरेक्ट करके टेंट्स को, खड़ा करके टेंट्स को चाइना ने यूनिलेटरली, एक तरफा तरीके से, इंडिपेंडेंटली चेंज कर दिया है स्टेटस को, हाल की सिचुएशन को, है ना। तो ऐसा कर दिया चाइना ने। इरेक्ट करना मतलब किसी चीज को खड़ा करना, किसी चीज को तैयार करना, बिल्ड करना। बढ़ते हैं आगे। इंडिया हैज मेड क्लियर इट विल एक्सेप्ट नथिंग लेस देन रिस्टोरिंग द स्टेटस को एंटे and will not dilute its build-up in the area until and unless China draws down the artillery, bombers, rocket forces, air defense radars, and jammers that it had amassed behind the front line on its side of the LAC. सेंटेंस लंबा है, इसमें आज का मेन ग्रामर कॉन्सेप्ट भी है until unless। पहले सेंटेंस को देखते हैं, फिर ग्रामर कॉन्सेप्ट को देखेंगे। कह रहा है इंडिया हैज मेड इट क्लियर, इंडिया ने कर दिया साफ। मेक क्लियर करना मतलब किसी चीज को साफ कर देना, साफ साफ शब्दों में किसी को बता देना। क्या कि ये एक्सेप्ट नहीं करेगा भाई, इंडिया जो है बिल्कुल नहीं मानेगा, नथिंग लेस, किसी भी चीज से कम नहीं, और वो किसी चीज से रिस्टोर करने से, स्टेटस क्वो को बहाल करने से, पुरानी सिचुएशन को। इंडिया ने कह दिया भाई पुरानी पोजीशन पे पहुंच जाओ तुम अपने, उससे कम मैं कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा, साफ साफ बता दिया। और क्या नहीं करेगा इंडिया, अब इसकी दूसरी वर्ब आ गई, डाइल्यूट नहीं करूंगा, कमजोर नहीं बनाऊंगा अपने बिल्डअप को इस एरिया के अंदर। बिल्डअप होता है जो आपने ट्रूप्स, जो फौजी, जो आपने असला बारूद इकट्ठा कर लिया उस एरिया के अंदर, उसको कहते हैं बिल्डअप। कह रहा मैं बिल्डअप को भी कम नहीं करूंगा, मैं ऐसे ही अपने फौजियों को यहीं पर रखूंगा असले बारूद के साथ। अच्छा कब तक रखूंगा, कह रहा अंटिल एंड अनलेस, जब तक चाइना ड्रॉ नहीं कर दे, जब तक ऐसा ना हो जाए कि चाइना वापिस नहीं खींच ले अपने इनको रॉकेट फोर्सेस को, एयर डिफेंस रेडार्स को और जैमर्स को। कह रहा अब ये सब कौन सी चीजें हैं, कह रहे ये वो चीजें हैं जो कि अमास कर चुका है, इकट्ठा कर चुका है फ्रंट लाइन से पीछे इसकी साइड पे LAC के ऊपर। इट कौन है यहाँ पे, चाइना। अमास करना मतलब इकट्ठा करना। कह रहे ये सब चीजें हैं जिसको चाइना फ्रंट लाइन से बिल्कुल पीछे LAC पे इकट्ठा कर चुका है। फ्रंट लाइन क्या होती है, सबसे आगे जो फौजी वोजी खड़े होते हैं ना, फ्रंट लाइन जो टेंट वेंट तंबू खड़े होते हैं वो होती है फ्रंट लाइन। उसके पीछे इसने सारी की सारी चीजें रखी हुई है चाइना ने, कभी भी हमला बोल दो। आ जाओ सेंटेंस की ग्रामर में, सिंपल सेंटेंस था, है ना। आई थिंक इसमें ज्यादा दिक्कत आपको होगी नहीं। अमास वर्ड को आप नोट कर लें, और इसमें कुछ आया नहीं। ड्रॉ डाउन करना मतलब क्या होता है, जब आप ड्रॉ करते हो ना, ही ड्रू हिज गन, है ना, ड्रॉ की सेकंड फॉर्म ड्रू। ही ड्रू हिज गन का मतलब क्या है, उसने अपनी बंदूक तान ली। अब ड्रॉ डाउन का मतलब क्या है, तनी हुई चीज को नीचे गिरा देना। तो ये सब कुछ ताना हुआ है, तो ड्रॉ डाउन नहीं करता चाइना तब तक इंडिया नहीं मानेगा। अब बेसिक कॉन्सेप्ट अपना आज का मेन कॉन्सेप्ट है अंटिल और अनलेस का। देखो मैं आपको समझा भी चुका हूँ, आज थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा, जितना डिटेल मैंने आज तक आपको नहीं बताया था। फटाफट आप कोशिश करेंगे, 1 2 3 4 5 6 सेंटेंसेस हैं,
ले यहाँ पे 5 मिनट 6 मिनट सब सेंटेंसेस के अंदर मुझे बताएं क्या एरर है, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे उस एरर को अपने को ठीक करना है। चलो देखते जाना साथ साथ में, आराम से खुद जो है ना पहले ट्राई जरूर करना, अपना तो नहीं रुक सकते 5 मिनट, आप तो रोक सकते हो ना वीडियो को। चलो कह रहा है शी विल नॉट कम टू द पिकनिक। चलो पहले बता दूं मैं तीनों में फर्क क्या होता है, टिल अंटिल और अनलेस में। देखो टिल और अंटिल तो एक ही है, ध्यान देना इस पे। टिल की स्पेलिंग में डबल आता है, अंटिल की स्पेलिंग में सिंगल एल आता है। अंटिल के आगे डबल एल लगा दिया ना आपने तो ये हो जाएगा आपका स्पेलिंग एरर का क्वेश्चन, है ना। आपको यहाँ पे अंटिल के आगे एल लगाना है, टिल के आगे डबल एल लगाना है। सर कौन सा लिखना है पेपर में, अंटिल। टिल बोलने की भाषा में आता है, अंटिल लिखने की भाषा में आता है, समझ गए ना। तो रिटन इंग्लिश के अंदर फॉर्मल इंग्लिश में हम यूज करते हैं अंटिल को, टिल को हम यूज करते हैं इनफॉर्मल रिटन इंग्लिश में या हम बोलने वाली कोलॉक्वियल इंग्लिश के अंदर। तो इन दोनों का तो झमेला खत्म हो गया, है ना, दोनों एक ही हैं। अब बचा क्या, अनलेस। अब अंटिल और अनलेस में एक छोटा सा फर्क है, क्या फर्क है। अनलेस का मतलब है इस कंडीशन के सिवा, अगर हिंदी बोलो ना तो ऐसा बोलूंगा, अगर ऐसा ना हो जाए तो मैं तुम पे केस कर दूंगा अगर तुमने मेरे पैसे नहीं लौटाए, है ना। मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगा अगर तुमने मुझे इनवाइट नहीं किया। अगर ये कंडीशन नहीं हुई ना, अगर ये कंडीशन दूसरी वाली नहीं हुई तो मैं अनलेस लगा करके बता दूंगा वो कंडीशन कौन सी है ना। अच्छा दूसरा क्या है, अंटिल। कह रहा है इस वक्त तक मैं ऐसा करूंगा, मैं इस वक्त तक ऐसा कर दूंगा जब तक ऐसा ना हो जाए। मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक तुम मेरी मनपसंद सब्जी नहीं बनाओगे। मैं तब तक बाहर नहीं जाऊंगा जब तक सुबह ना हो जाए, समझ गए ना। जब तक इस काम को मैं कंटिन्यू करूंगा जब तक दूसरा वाला काम ना हो जाए। तो अनलेस के अंदर आप एक कंडीशन की बात करते हैं, अंटिल के अंदर आप बात करते हैं कंटिन्यूएशन की, किसी चीज को आप करते रहेंगे जब तक दूसरी चीज ना हो जाए, बस इसी के ऊपर अपना कॉन्सेप्ट बेस्ड है। अब इसमें एक अच्छी एरर भी है, ध्यान से देखना। अंटिल और अनलेस के बीच में आपको क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, आपसे पूछा जाता है इनके करेक्ट यूसेस को, है ना। अंटिल और अनलेस मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर जगह पे इंटरचेंजेबली आप यूज कर सकते हो, फिर भी मैं आपको बताता हूं कैसे यूज करना है। शी विल नॉट कम टू द पिकनिक अंटिल अनलेस यू डू नॉट मेक हर अंडरस्टैंड। वो तब तक पिकनिक पे नहीं आएगी जब तक तुम उसको अंडरस्टैंड नहीं करते हो। मेक कल आपको बताया था ना पॉजिटिव वर्ब है, किसी को समझाना, मेक हर अंडरस्टैंड मतलब उसको समझाते नहीं हो, वो पिकनिक पे नहीं आएगी। अब ये बताओ ये नहीं आने का काम जारी रह सकता है क्या। देखो नहीं आएगी, आज भी नहीं आएगी, 5 बजे भी नहीं आएगी, 6 बजे भी नहीं आएगी। क्या ये एक ऐसा एक्शन है जिसमें अपने टाइम जो स्पेंड कर रहे हैं, वो नहीं आएगी भाई, जब तक नहीं आएगी जब तक तुम जो है उसको अंडरस्टैंड ना करवाओ, जब तक उसको तुम ना समझाओ। तो ये कंडीशन मांग रहा है, एक कंटिन्यूटी किसी टेंस की नहीं बता रहा, ये कोई ऐसा काम नहीं बता रहा कि वो करती रहेगी जब तक तुम ऐसा नहीं करोगे, बस वो नहीं आएगी, जब तुम कर दोगे वो आ जाएगी, समझ गए ना। अगर इस काम के अंदर टाइम जाया नहीं हो रहा ना, अगर ये ऐसा काम है जिसको कंटिन्यूसली वो नहीं कर सकती, तो मैं यहाँ पे अंटिल नहीं लगाऊंगा, यहाँ पे मैं लगाऊंगा अनलेस, ठीक है ना। शी विल नॉट कम टू द पिकनिक अनलेस यू डू नॉट मेक हर अंडरस्टैंड। अच्छा अब इसमें एक एडिशनल एरर है, ध्यान से देखो। अंटिल और अनलेस अपने बाद में ऑलरेडी नॉट लेकर के बैठे हैं। अंटिल के अंदर अनलेस और अंटिल के अंदर नॉट ऑलरेडी आ चुका है। अगर इनमें नॉट आ चुका है ना तो इनके बाद वाला नॉट आप निकाल देंगे, समझ गए। शी विल नॉट कम टू द पिकनिक अनलेस यू डू नॉट निकाल दो, यू मेक हर अंडरस्टैंड, समझ गए। इनके बाद में कभी नॉट नहीं लगाना, बेसिक एरर यही आती है एग्जाम में, अंटिल अनलेस के बाद में कभी भी आप नॉट नहीं लगाएंगे। चलो आगे देखते हैं। आई विल नॉट शूट द स्क्वारल अनलेस या अंटिल समवन पुट्स अ गन टू माय हेड। मैं इस गिलहरी को शूट नहीं करूंगा जब तक कोई मेरे सर पे बंदूक ना तान दे। क्या ये बता दो ये शूट नहीं करने के काम में कोई वक्त जाया हो रहा है। मैं शूट नहीं करूंगा यार जब तक मेरे सर पे कोई बंदूक ना तान दे। अगर तुम मेरे सर पे बंदूक तानोगे ना तभी मैं शूट करूंगा, अदरवाइज मैं शूट नहीं करूंगा। अगर इस काम में वक्त जाया नहीं हो रहा तो यहाँ पे अंटिल नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा अनलेस, ठीक है ना। जैसे ही अंटिल अनलेस लगाओ उसके बाद देख लो बाद में नॉट वाला सेंटेंस तो नहीं आ रहा, सेंटेंस में नॉट तो नहीं आ रहा, नॉट आ रहा है तो उसको पॉजिटिव आप फटाफट से बना डालें। अगला देख लो, वंस एम्बिशंस डू नॉट डाई until and unless all is not over। आदमी की इच्छाएं तब तक नहीं मरती जब तक सब कुछ खत्म ना हो जाए, है ना। आदमी के साथ ही आदमी की इच्छाएं बनती हैं, मरती हैं, ये एक प्रॉवर्ब है। अब देखो एम्बिशंस के नहीं डाई होने में क्या कुछ काम जो है वक्त जो है जाया जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। एम्बिशन डाई नहीं होता मतलब एम्बिशन जिंदा रहते हैं, आपके एम्बिशन जिंदा रहते हैं, एक कंटिन्यू वाला काम हो रहा है ना, कंटिन्यूटी वाला काम हो रहा है। एम्बिशंस आपकी इच्छाएं बिल्कुल हमेशा जिंदा रहती हैं जब तक सब कुछ खत्म ना हो जाए। अब देखो यहाँ पे जिंदा रहने के अंदर मतलब आप हमेशा जवान रहते हो, 30 साल की, 40 साल की, 50 साल की उम्र तक, इस काम के अंदर कंटिन्यूटी होने की वजह से मैं लगाऊंगा अंटिल, समझ गए ना, अंटिल। अब ध्यान देना अंटिल के बाद में, इसके बाद में नॉट आ रहा है उसको निकाल दो, अंटिल ऑल इज ओवर। बिल्कुल पोस्टमार्टम करके बता रहा हूं मैं, इससे बढ़िया तरीके से आप सीख ही नहीं सकते।
ये मैं उस तरीके से सिखा रहा हूँ जिसमें मैंने अपनी सारी खुद की ना दिमाग की कंफ्यूजन निकाल रखी है, शायद आपकी भी निकल जाएंगी। बस कंफ्यूजन ऐसे निकलेगी इसकी, जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ समझने की कोशिश करें। कह रहा बैंक विल नॉट प्रोवाइड यू लोन अनटिल अनलेस यू शो देम योर ओरिजिनल आइडेंटिटीज। बैंक तुम्हें लोन नहीं देगा जब तक तुम अपनी आइडेंटिटियां शो नहीं करो ओरिजिनल वाली। क्या इस काम में जाया हो रहा है टाइम? बिल्कुल हो रहा है। बैंक तुम्हें तब तक लोन नहीं देगा जब तक तुम अपनी आइडेंटिटियां उसको ना दो, है ना। जब तुम आइडेंटिटी दोगे तब तुम्हें बैंक लोन दे देगा। ये एक ऐसा काम है जिसमें अनटिल भी आ सकता है और अनलेस भी आ सकता है। अनटिल एंड अनलेस दोनों को आप यहाँ पे फिट कर सकते हो। लोन नहीं देने का काम में वक्त कैसे जा रहा है? बैंक ने तुम्हें आज भी लोन नहीं दिया हुआ, बैंक ने तुम्हें कल भी लोन नहीं दिया हुआ था। बैंक तुम्हें लोन तब तक नहीं देगा जब तक तुम आइडेंटिटी नहीं दिखाओगे। ऐसे केस में आप अनटिल लगा दो, अनलेस लगा दो और बीच में लगा दो एंड। समझ गए ना? दोनों कंडीशन को हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। पुलिस डिड नॉट लेट द क्रिमिनल गो अनलेस एंटिल ही गेव इट अ ब्राइब। पुलिस ने क्रिमिनल को नहीं जाने दिया जब तक उसने एक ब्राइब को नहीं दे दिया, रिश्वत ना दे दी। तब तक नहीं जाने दिया भाई, तब तक रोके रखा। कंटिन्यूअस टेंस के अंदर क्या लगा दूं यहाँ पे? अनटिल। समझ गए ना? अनटिल ही गेव इट अ ब्राइब। इस सेंटेंस में एक एडिशनल एरर है, चलो मैं आपको बता देता हूं हिंट देकर के। एरर है यहाँ पे कलेक्टिव नाउन्स की। आपको कलेक्टिव नाउन मैंने सिखाए हुए हैं, आप मुझे बताएं कैसे मैंने कलेक्टिव नाउन को गलत तरीके से यहाँ पे यूज किया हुआ है, ठीक है ना। मैं नहीं बता रहा, आप मुझे बताएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। यू विल नॉट बी अलाउड टू वॉच टीवी अनटिल अनलेस यू कंप्लीट योर होमवर्क। तुम्हें टीवी नहीं देखने दिया जाएगा जब तक, या अगर ऐसा ना हो जाए तुम अपना होमवर्क पूरा ना करो, और या जब तक तुम अपना होमवर्क ना पूरा करो। भाई तुम्हारा जो नहीं अलाउ होने का काम है ना, वो कंटिन्यूस काम है। तुम 8 बजे भी अलाउड नहीं हो, तुम 9 बजे भी अलाउड नहीं हो, तुम 10 बजे भी अलाउड नहीं हो, सारी जिंदगी अलाउड नहीं हो जब तक तुम होमवर्क ना कर लो। तो यहाँ पे अगर तुम अगर भी आ गया होमवर्क करोगे तभी अलाउ होगे, और तब तक भी आ गया जब तक नहीं करोगे तब तक तुम अलाउ नहीं होगे। बस यही वो केस है जिसमें आप अनटिल लगा दो और साथ में लगा दो अनलेस। अनटिल एंड अनलेस, ठीक है ना। जब तक तुम होमवर्क नहीं करोगे और सिवाय इस कंडीशन के तुम होमवर्क नहीं करोगे, तुम्हें टीवी को वॉच करने नहीं दिया जाएगा। ज्यादा लोड मत लेना। अनटिल अनलेस में बहुत कंफ्यूजन रहेगी आपको, जिंदगी भर रहेगी, क्योंकि कई सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें अनटिल अनलेस दोनों आता है। आपको समझना पड़ेगा इस चीज को। बहुत सारे सेंटेंसेस के अंदर, मैं कहूंगा इवन 70% सेंटेंसेस के अंदर अनटिल और अनलेस दोनों को हम फिट कर सकते हैं। इस चीज को आप मान लोगे ना, उस दिन आपके दिमाग से कंफ्यूजन निकलेगी। फटाफट से 3 क्वेश्चन हैं, तीनों को आप करेंगे सॉल्व। एडिशनल एरर्स मैंने इसमें डाल दी हैं। आपको कोशिश ये करनी है, अनटिल अनलेस पे तो ध्यान देना ही है, साथ में जो एडिशनल एरर मैंने डाली है उन कॉन्सेप्ट्स को भी आपको पकड़ना है, उन एरर्स को भी आपको सर्च करना है। बढ़े आगे फटाफट से। चलो बस यहाँ पे यही हुआ, बिल्डअप करता रहेगा इंडिया उस एरिया में, अपनी ट्रूप्स को इकट्ठा करके रखेगा। या तो चाइना ड्रॉ डाउन कर दे, या जब तक चाइना ड्रॉ डाउन ना कर दे अपने जो है ना इन सब चीजों को। कह रहा द डिमांड्स मेड एट ग्राउंड लेवल टॉक्स सजेस्ट China's move may in part be motivated by its insecurities at India's recent improvements in infrastructure on the Indian side of LAC। लंबा सेंटेंस है, यही रोक देते हैं। डिमांड्स जो बनाई गई हैं ग्राउंड लेवल पे, ग्राउंड लेवल मतलब जमीनी लेवल पे है ना, सबसे नीचे वाले लेवल पे। कह रहा जो डिमांड सबसे नीचे वाले लेवल पे है ना, वो सजेस्ट करती हैं ग्राउंड लेवल टॉक्स की जो डिमांड है उनमें सजेस्ट करती हैं क्या, कि चाइना की मूव जो है ना आंशिक तौर पे, पार्शली या इन पार्ट मोटिवेटेड हो सकती हैं। उनके पीछे एक ही कारण हो सकता है, और क्या, इसकी इनसिक्योरिटीज। इनसिक्योरिटी को मैं हिंदी में नहीं समझा पाऊंगा। जब आप इनसिक्योर हो जाते हो, आप किसी चीज से बहुत डरने लगते हो, तो चाइना का डर है इनकी इस मूव्स के पीछे, इन हरकतों के पीछे। और किस चीज का? इंडिया की हाल की इंप्रूवमेंट के ऊपर डर है। अच्छा कहाँ पे इंप्रूवमेंट? इंफ्रास्ट्रक्चर में, ढांचे के अंदर। और कहाँ पे? इंडिया की साइड में, एलएसी के अंदर। तो सबको यही लग रहा है कि इंडिया जो रोड ब्रिजेस बना रहा है ना, चाइना को इसी वजह से परेशानी हो रही है। ये चाइना की सारी मूव्स इसी चीज से मोटिवेटेड है। कह रहा विच हैव हेल्प्ड द इनॉर्मस एसिमेट्री दैट चाइना हैज एंजॉयड। कह रहा ये वो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसने हेल्प किया है, वो इंप्रूवमेंट्स हैं जिसने हमें हेल्प किया है रिड्यूस करने में बहुत बड़ी एसिमेट्री को, बहुत बड़े असंतुलन को, जो कि चाइना ने एंजॉय किया हुआ है, जिसका चाइना मजा लेता आ रहा है। और कह रहा है जिसको अब चाइना ही चाहता है प्रिजर्व करना, बचाए रखना। तो आज तक चाइना ने बहुत अच्छा बना रखा था इंफ्रास्ट्रक्चर, अब जैसे ही मोदी जी ने बनाना शुरू किया, इनकी हो गई खुजली। इसी वजह से स्टैंड ऑफ पूरा का पूरा हर 2-3 साल से चाइना किया करता है। समझ गए सेंटेंस को? देखने वाली चीज, ये विच किसके लिए लगा है? रीसेंट इंप्रूवमेंट्स के लिए लगा है। हैव हेल्प देख करके आप समझ जाओगे। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के लगा होता तो हैज आता, इंप्रूवमेंट्स के लिए लगा है तो इसका एंटीसीडेंट्स हैव है, हैव के हिसाब से इंप्रूवमेंट्स इसका एंटीसीडेंट है। चलो आगे बढ़े।
कह रहा है इंडिया हैज करेक्टली मेड क्लियर इट विल नॉट स्टॉप कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी ऑन इट साइड ऑफ LAC विच इट इज एंटायरली एंटाइटल्ड टू। कह रहे इंडिया ने सही सही में क्लियर कर दिया, बिल्कुल सही तरीके से साफ कर दिया, नहीं रोकेगा अपनी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को, अपने रोड ब्रिजेस को बनाने के काम को अपनी साइड पे LAC के बॉर्डर के इस पार। कह रहे जो कि ये पूरी तरह से एंटाइटल भी है, जिसका इसका पूरा पूरा हक भी है। किसका? इंडिया का पूरा एंटाइटलमेंट है। एंटाइटल के बाद भी टू नाम का फिक्स प्रीपोजिशन आता है। देखो इसके बाद भी इसने फिट कर दिया, भले ही टू से सेंटेंस को खत्म करना हमें पड़ा। कह रहा वन इंपॉर्टेंट टेक अवे फ्रॉम द जून 6 टॉक्स दैट कुड हैव अ लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट इज अ प्रपोजल दैट द corps commander have formal meeting once or twice a year for better interaction between the two armies। कह रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक अवे। टेक अवे क्या होता है? जिस चीज को टेक ले जाओ, अवे आप दूर, पूरी चीज में से कोई सार निकाल लो, समरी निकाल लो, कोई लेसन निकाल लो, उसको हम क्या बोलते हैं? टेक अवे। तो कह रहे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक अवे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट समरी, एक बहुत ही अच्छी जो है ना लेसन है इस जून 6 की टॉक से हमें क्या मिलता है? वो ये है कि इसका बहुत बड़ा हो सकता है, दैट कुड हैव, जो वो टेक अवे है जिसका हो सकता है एक बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट, बहुत ही बड़ा असर। कह रहा वो टेक अवे है इस एक ऐसा प्रपोजल, एक ऐसा मसौदा दैट वो ये कि जो कमांड कॉर्प्स कमांडर है ना, वो रखे हैं फॉर्मल मीटिंग्स को एक बार या दो बार, ट्वाइस या एक साल या 2 साल में एक बार। किस लिए? अच्छे तरीके से इंटरेक्शन के लिए, बातचीत के लिए, कम्युनिकेशन के लिए। किसके बीच? बिटवीन द टू आर्मीज, दो आर्मीज के बीच। और कहां पे? हायर लेवल के अंदर। तो कह रहा है कि पूरी चीज निकल करके आ रही है जून 6 की टॉक में से, जो बहुत लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट रखेगी कि साल 2 साल में एक बार दोनों के दोनों कमांडर मिल करके बैठ करके बातें करेंगे ताकि आपस के झगड़े सुलझा सके। समझ गए सेंटेंस को? टेक अवे की वर्ब है इज, दैट की वर्ब है कुड हैव, कमांडर कॉर्प्स कमांडर की वर्ब है ना। अब एक चीज बताना मुझे, कुड के बाद में देखो टेक अवे सिंगुलर है, कुड के बाद में हैव आ रहा है, सिंगुलर के साथ है जाता है, कुड के साथ में हैव आ रहा है। कैसी इंग्लिश है ना, कितनी खतरनाक इंग्लिश है। आप 2 मिनट यहाँ पे रुक करके मुझे बताना, बिगिनर वाले बंदे कितने लोग समझ पाए कि कुड के बाद में, शुड के बाद में, वुड के बाद में क्यों हैज नहीं आता। चलो देखो, हर वर्ब है ना उसका एक बेयर इंफिनिटिव फॉर्म होता है। जैसे हैज, हैव, हैड, इन तीनों को बोलते हैं अपने हैव फैमिली वर्ब्स। इनका बेयर इंफिनिटिव कौन है? हैव। जैसे डू, डज, दैट, इन तीनों में से बेयर इंफिनिटिव कौन है? डू, है ना। डू, डज और डिड में से बेयर इंफिनिटिव क्या है? डू। जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन, ये सब बी फैमिली की वर्ब्स हैं। इनका बेयर इंफिनिटिव कौन है? बी। ये कुड, वुड, शुड जो है ना, सारी की सारी मॉडल वर्ब्स हैं, अपने बाद सिर्फ और सिर्फ बेयर इंफिनिटिव को लेगी। ये अपने बाद में कभी भी डज नहीं लेगी, कभी भी डिड नहीं लेगी, सिर्फ और सिर्फ डू लेगी। ये बाद में अपने कभी भी हैज नहीं लेगी, कभी भी हैड नहीं लेगी, सिर्फ और सिर्फ हैव लेगी। कभी भी अपने बाद में इज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग, बीन नहीं लेगी, सिर्फ और सिर्फ बी लेगी। समझ गए ना? हमेशा मॉडल वर्ब के बाद बेयर इंफिनिटिव यूज होता है। इन वर्ब्स के बेयर इंफिनिटिव हैज, हैव के हैव ही है। आगे बढ़े, चलो। करेक्ट, देयर इज वन थिंग दैट द रीसेंट टेंशंस हैव मेड क्लियर, it is the recent urgent need for better communication to address the strategic mistrust that prevails on both sides of the LAC। कह रहा अगर कोई चीज वहां पे है ना, there is one thing जो कि recent tension ने साफ कर दी है, हाल की टेंशंस ने क्लियर बना दिया है जिस चीज को। कह रहा वो है फटाफट से जो नीड है ना, अर्जेंट में जो नीड है अच्छे तरीके से बातचीत, कम्युनिकेशन की, संबोधित करने के लिए, सुलझाने के लिए, एड्रेस करने के लिए स्ट्रेटेजिक मिसट्रस्ट को, आपकी रणनीति से, आपकी स्ट्रेटेजी से जुड़े हुए जो है भरोसे की कमी को, यकीन की कमी को। कह रहा है ये वो स्ट्रेटेजिक मिसट्रस्ट है जो कि प्रिवेल करता है, जो कि हावी हुआ है दोनों साइड्स पहले से की, चाइना की तरफ भी और हमारी तरफ भी। तो ये चीज निकल करके आ रही है, दोनों कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं करती है। दोनों को लगता है कि हमने जैसे थोड़ी सी छूट दी, दूसरी वाली कंट्री अपनी सेना हमारे देश में घुसा देगी। अब देखने वाली चीज क्या है? प्रिवेल वर्ड को लेके बहुत बार बताया हुआ मैंने, अगर आप हावी होते हो, इफेक्टिव होते हो, डोमिनेंट होते हो, उसको आप बोलते हैं प्रिवेल होना। कह रहा चाइनाज एक्शन ओवर द पास्ट मंथ हैव अनफॉर्चुनेटली ओनली डीपन्ड इट। कह रहा चाइना के एक्शन जो है ना पिछले मंथ के दौरान अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, उन्होंने डीपन ही किया है और ही गिराया है इसको, इट को। देखो इट कौन है यहाँ पे? स्ट्रेटेजिक मिसट्रस्ट, जो भी हमारे बीच में भरोसे की कमी थी, चाइना की हरकतों ने उसको और गहरा बनाया। ये डीपन क्या होता है? डीप तो आपने सुना था ना, ये EN लगा करके बहुत सारी वर्ड्स बनती है इंग्लिश में। स्ट्रेंथ मतलब ताकत, स्ट्रेंथन मतलब किसी को मजबूत बनाना, ताकत देना। डीप मतलब गहरा,
डीपन मतलब किसी को गहरा बनाना, वीक मतलब कमजोर, वीकन मतलब किसी को कमजोर बनाना। समझ गए ना? अपने नाउन और एडजेक्टिव से वर्ब्स बना रहे हैं, पीछे क्या लगा करके, ई एन लगा करके। अब घर से मत लगा देना किसी के आगे, है ना, एप्पल के आगे एप्पलन बना दे, है ना, जो बॉय के आगे बॉयन बना दे, ऐसा मत बना देना। घर पे मत बनाना, तरीका बता रहा हूं मैं, बहुतों का बनता है, पहचाने, आप पहचानने की कोशिश करें। कह रहा इल एडवाइज्ड posturing on the top political levels of the Indian leadership with threats thus year to reclaim Aksai Chin didn't help either। कह रहा जो बिना बात की इल एडवाइज्ड खराब तरीके से बनाई हुई जो पोस्टिंग थी ना, जो एटीट्यूड था, जो पोजिंग थी, जो पैंतरेबाजी थी, कहां पे, टॉप पॉलिटिकल लेवल पे इंडियन लीडरशिप के, हमारे सबसे ऊंचे लेवल पे, इंडिया के होम मिनिस्ट्री के लेवल पे। और कैसे, थ्रेट्स के साथ, चुनौतियों के साथ। और कब, पिछले साल। और क्यों, फिर से दावा ठोकने की, रिक्लेम करने की अक्साई चीन को। कह रहे जो बिना बात की पोस्टिंग थी ना, बिना बात का जो पैंतरेबाजी थी, इसने भी कोई ज्यादा हेल्प हमें किया नहीं है। कहना क्या चाह रहा है, ना तो चाइना की बातें हेल्प कर रही हैं पीस को लाने में, और ना अपने होम मिनिस्टर ने जब बोला था अक्साई चीन को हम वापस लेंगे, कह रहे ये बातें भी उनको भी याद है चाइना वालों को, इसी वजह से वो आप पे डिस्ट्रस्ट करते हैं, इसी वजह से आप पे भरोसा नहीं करते हैं। समझ गए ना? तो ये इसने क्या, दोनों की गलतियां बता दी। कह रहा है वहां भी गलत काम होता है और हम भी गलत काम पिछले 6 महीने के दौरान कर चुके हैं। पोस्चर आप जान गए, डिस्प्ले करना, एक एटीट्यूड को पोज करना, है ना, अपनी चीजों को दिखाना। चल, both sides must now look ahead at what can be done with lessons from the mistakes of recent past। दोनों साइड्स को अब लुक अहेड करना चाहिए, आगे बढ़ करके देखना चाहिए, जिस चीज को किया जा सकता है, एट व्हाट कैन बी डन, लेसन्स के साथ, सीखों के साथ, सबक के साथ, किससे, इस मिस्टेक से जो रिसेंट पास्ट में हमने की है, जो अभी हाल में हम कर चुके हैं। दोनों साइड्स को समझना है, उल्टी सीधी बातें करोगे तो ऐसे स्टैंड ऑफ्स है आने वाले फ्यूचर में भी होते रहेंगे। देशभक्त हो गए तो पढ़ करके गुस्सा आ जाएगा इस एडिटोरियल को, है ना, अक्साई चीन तो हमारा है। पर अगर आप थोड़ा सा इंटेलेक्चुअली सोचोगे तो आपको इस चीज का रैशनल और लॉजिक समझ में आएगा। लड़ाई वड़ाई का वक्त नहीं है ये। अब वैसे ही जानों पे सबके आई हुई है ना कोरोना के कारण, तो वहां पे बॉर्डर पे कौन जान देगा अपनी जाकर के, वैसे ही जाने जा रही है इतनी हर रोज। तो कह रहा है हमें लड़ाई वड़ाई बंद कर देनी है, अभी और बड़ी प्रॉब्लम है वर्ल्ड के सामने, कोरोना जैसी, पहले उससे फाइट कर लो, फिर देखना बॉर्डर कैसे सुलझाओगे। ठीक है ना? अच्छा लगा तो जरूर से बताना कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चंस जो आपसे पूछता हूं उनको फटाफट से डाल दो आंसर्स, और साथ में अपनी क्वेरीज। वीडियोस को शेयर नहीं करते हो मुझे मालूम है, नहीं करोगे तो मेरा कुछ ज्यादा उखड़ेगा नहीं, है ना। होगा क्या, चैनल आपका है, मेरा नहीं, आप सबका है। अगर आप इसको ग्रो करवाओगे मुझे और ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे कंटेंट को लाने का। चैनल व्यूज के लिए नहीं है, इसलिए मैं आपको बार बार कहता भी नहीं, है ना। व्यूज के लिए होता तो मैं शुरू में बोल देता भाई लाइक मार दो, शेयर कर दो, फिर बढ़ाता हूँ। ऐसा काम मैं करता नहीं, ना मेरी इच्छा होती है। अगर आप इसको हेल्प करेंगे ग्रो करने में तो उससे होगा ही, जितना अच्छा कंटेंट, जितने अच्छे ज्यादा लोग होंगे उतना अच्छा कंटेंट लगाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिलेगा। इजाजत दें मुझे अगली वीडियो तक के लिए, साइनिंग आउट।